Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for typography and computer application code 817. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर. सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए बिकॉज सबसे पहले आपको यहाँ पर पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड कितने सेक्शंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितनी इंटरनल चॉइस होगी, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाती है. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आपका टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का टोटल पेपर जो थ्योरी पेपर है वो 60 मार्क्स का है एंड यहाँ पर आपको 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन गिवन होगा. ओके, सो अब हम सैम्पल पेपर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट को रेफर करना है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड साथ ही एनसीईआरटी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके, हर एक सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर भी 2 पार्ट्स हैं. सबसे पहला पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये 10 मार्क्स का है. यहाँ पर 5 यूनिट्स हैं एंड यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप एंड 2 मार्क डिस्क्रिप्टिव. यहाँ पर आपको 2 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में नहीं मिलेगा इन बोर्ड एग्जाम. ओके, यहाँ पर आपको ये 5 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी प्रॉपर्ली रीड कर पाएं, इसलिए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है उसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देख लेंगे एंड उतना सफिशिएंट होगा. ओके, देन प्रोसीडिंग टू पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स. 60 में से 10 मार्क्स थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए, रिमेनिंग 50 मार्क्स है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 यूनिट्स है एंड यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स से 4 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 1 मार्क ऑब्जेक्टिव एंड देन डिस्क्रिप्टिव में यहाँ से 2 मार्क, 3 मार्क एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. ओके, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि ये जो चैप्टर्स हैं बहुत इजी हैं अगर आपने इनका बेसिक भी पढ़ा है, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तब क्या करना है, तब एक बार सबसे पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना है और फिर इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी से कवर करना है. ओके, 92 पेजेस की एनसीईआरटी आपको गिवन है, जो सीबीएसई मटेरियल प्रोवाइडेड है आपको उसे रेफर करना है, वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको सैम्पल पेपर कंप्लीट करना है और फिर अगर आपने अभी तक इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो एक बार आपको खुद से ये चैप्टर्स पढ़ने हैं. ठीक है, सैम्पल पेपर आपने पहले कवर किया हुआ है तो आपको पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस पर ज्यादा ध्यान देना है. ओके, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस. इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जाम में भी गिवन होंगे. क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे एंड पूरा क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा. सबसे पहला है सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये 30 मार्क्स का रहेगा एंड देन सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये भी 30 मार्क्स का रहेगा. ओके, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड 1 लाइन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं. मतलब ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं. ओके, एंड साथ ही जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, जैसे 2, 3 एंड 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ओके, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो 24 क्वेश्चंस है उसमें से 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ये 17 क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि कोई भी 17 अटेम्प्ट करेंगे, वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा कि आपको कहां पर चॉइस गिवन है, तो आपको उसी चॉइस के अकॉर्डिंग ये 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ओके, यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है, एक सेक्शन के सभी क्वेश्चंस को करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है. मींस अगर आपने सेक्शन ए स्टार्ट किया है तो आप प्रॉपर एक सीक्वेंस में आंसर्स लिखेंगे. ओके, देन यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे. कई बार आप आंसर ब्लैंक लीव कर देते हैं, ये सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी, हमारे गलत आंसर देने पर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है. सीबीएसई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड इसलिए आपको कोई भी आंसर ब्लैंक लीव नहीं करना है. स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव टाइप में आप कोई भी आंसर ब्लैंक लीव नहीं करेंगे. ओके,
सबसे पहले स्टार्ट किस तरह से करेंगे लिखना? सबसे पहले क्योंकि आपको सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर गिवन है, तो सबसे पहले आप सेक्शन मेंशन करेंगे, ओके? तो यहाँ पर मेंशन करेंगे सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है? फिर आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर 1। फिर इसके आगे की लाइन आप यहाँ पर ब्लैंक लीव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली आंसर 1 में सब पार्ट्स गिवन है, तो आप सब पार्ट्स के आंसर लिखने वाले हैं, ठीक है? तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप सब पार्ट मेंशन करेंगे। एंड फिर अगर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन गिवन है, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको ऑप्शन नंबर के साथ ऑप्शन दोनों चीजें मेंशन करनी है, ठीक है? मींस पूरा ऑप्शन आप मेंशन करेंगे। देन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम ओवर अटेम्प्ट करेंगे, मींस यहाँ पर जैसे बोला गया है कि आपको 6 क्वेश्चंस में से सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि मैम अगर हमने सारे 6 अटेम्प्ट कर दिए तो क्या होगा? तो यहाँ पर अगर आप ये सारे 6 अटेम्प्ट कर देंगे तो आपके सिर्फ फर्स्ट 4 ही चेक होते हैं, बाकी 2 कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए कोई फायदा नहीं है ओवर अटेम्प्ट करने का, आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और साथ ही वो चेक भी नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए आपको सिर्फ उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जितने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में गिवन हैं, ओके? यहाँ पर सबसे पहले हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गिवन है, 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें से कोई भी 4 आंसर करने हैं, ओके? आपको एग्जाम में 4 ही आंसर करने हैं, बट यहाँ पर क्योंकि हम समझ रहे हैं तो हम सभी को डिस्कस करेंगे, ओके? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैसेज? आइडियल मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ऐसा मैसेज क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Then next question, which one of the following is a source of renewable energy? Renewable energy का कौन सा सोर्स है? यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं, कोल, डीजल, सोलर, सीएनजी। यहाँ पर हमसे रिन्यूएबल एनर्जी पूछी गई है, सो ऑफ कोर्सली सोलर एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ओके? सो द करेक्ट आंसर इज सी। Then next question, a dash is an electronic document used to share in a systematic way and perform calculations just like an एक्सपेंस शीट। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाएगा, उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाएंगी। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है स्प्रेडशीट। द करेक्ट आंसर इज ए। Then next question, self management is also referred to as self control. Self management को self control भी कहते हैं। The correct answer is B. Then next question, वर्षा knows what business she wants to do. वर्षा को पता है कि उसे क्या बिजनेस करना है, बट उसे ये नहीं पता कि बिजनेस रन करने के लिए उसे क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। यहाँ पर कौन से स्टेप्स उसे रोक रहे हैं? यहाँ पर वर्षा के पास एक प्लान की कमी है, बिकॉज उसे ये नहीं पता है कि बिजनेस रन करने के लिए कौन से स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब एक प्रॉपर एक्शन प्लान नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, लैक ऑफ प्लान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल एम्प्लॉय नीड्स टू बी प्रोएक्टिव एंड डैश। यहाँ पर हम आइडियल एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। आइडियल एम्प्लॉय प्रोएक्टिव होना चाहिए एंड साथ ही रिजल्ट ड्रिवन, मीन्स वो रिजल्ट पर फोकस करे, जो भी काम करे उससे हमें रिजल्ट मिल पाए, ऐसा काम उसको करना है, ऐसा होता है आइडियल एम्प्लॉय। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, यहाँ पर 7 क्वेश्चंस गिवन है एंड आपको कोई भी 5 आंसर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको न्यू पैराग्राफ के लिए मैन्युस्क्रिप्ट साइन बताना है। ये होता है एनपी या फिर ये सिंबल। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द मैन्युस्क्रिप्ट साइन टू सेंट्रलाइज द मैटर? दिस इज द साइन। देन नेक्स्ट, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आगे प्रोसीड करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन मैन्युस्क्रिप्ट साइन से पूछे गए हैं। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये आपको प्रिपेयर करना है। बाकी मैन्युस्क्रिप्ट साइंस के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो इस तरह से आपको सैम्पल पेपर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चलता है एंड उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको एनसीईआरटी पीडीएफ से केयरफुली पढ़ना है, ओके? देन नेक्स्ट, डैश आर रफ स्क्रिप्ट्स हैंड रिटन और प्रिंटेड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट की। द करेक्ट आंसर इज मैन्युस्क्रिप्ट। देन नेक्स्ट, अ लेटर फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर और सच ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कस्टमर्स कॉल्ड। ऐसे लेटर को क्या बोलते हैं जो एक कंपनी अपने कस्टमर्स या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को भेजती है? दैट इज कॉल्ड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ डीओ लेटर? This is demi official letter. Then next,
A message in writing sent by one person or department to another within the same organization means एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में जब एक मैसेज एक पर्सन दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे पर्सन को भेज रहा है बट ऑर्गेनाइजेशन सेम है ऐसे में इस मैसेज को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेमो और मेमोरेंडम. ओके, देन नेक्स्ट, What word is used in the salutation of a personal letter? यहाँ पर personal letter की बात हो रही है means informal letter. ऐसे में हम यूज कर सकते हैं salutation में dear, उसके आगे first name और hi. Okay? Then question 3, answer any 6 out of 7 questions. यहाँ पर 7 given है and 6 आंसर करने हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में ईमेल में BCC एक टर्म होता है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है. इट स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी. देन नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज अ सॉफ्टवेयर विच अलाउज अस टू विजुअलाइज डेटा. ये करेक्ट स्टेटमेंट है एंड यहाँ पर आंसर होगा ट्रू. अगर आपको कंफ्यूजन है कि विजुअलाइज डेटा का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं. जैसे हम पाई चार्ट बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं, तो उसकी हेल्प से हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फीचर्स ऑफ एक्सेल. यहाँ पर गोल, सीक, सॉर्ट, फिल्टर, ये सभी फीचर्स हैं एक्सेल के लिए. द करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव. Then next question, Excel formula can be written by using which types of referencing. कौन कौन से सेल रेफरेंसिंग होते हैं यहाँ पर जो हम Excel फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं? एब्सोल्यूट, रिलेटिव, बोथ ए एंड बी, फॉर्मल. यहाँ पर एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों ही है. द करेक्ट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी. Then next question, a cell with a highlighted boundary is called dash. एक ऐसा सेल जिसमें हाईलाइटेड बाउंड्री होती है एंड बाकी सभी सेल्स में नहीं होती है. ऐसे सेल्स को हम कहते हैं एक्टिव सेल, बिकॉज यहाँ पर हम डेटा एंटर कर सकते हैं एंड वो करंटली सेलेक्टेड है, इसलिए वो हाईलाइटेड बाउंड्री के साथ हमें दिख रहा है. देन नेक्स्ट, डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. Then next, the default extension of a PowerPoint presentation is .ppt or .pptx. इस तरह के फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन में अगर आपके पास, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर .ppt भी हो सकता है और .pptx भी हो सकता है, तो आप कंप्लीट मेंशन करेंगे इस तरह से. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन है, कोई भी 5 आंसर करने हैं. सबसे पहले ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन गिवन है. सर्च इंजन्स आर नाउ AI बेस्ड. सर्च इंजन्स अब AI बेस्ड होते हैं. ट्रू. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शन ऑफ स्लाइड शो व्यू इन MS PowerPoint. स्लाइड शो व्यू को तब यूज करते हैं जब हमें स्लाइड्स को फुल स्क्रीन मोड में देखना है एंड लाइव प्रेजेंटेशन का एक्सपीरियंस करना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडू बटन इज यूज टू. यहाँ पर अंडू बटन का यूज बताना है. जब हमें लास्ट चेंज को रिवर्स करना है तब हम यूज करते हैं अंडू बटन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस और मेमोरी इज यूज टू बैकअप डेटा ऑफ अ कंप्यूटर. अगर हमें कंप्यूटर के डेटा का बैकअप लेना है, उसके लिए हम कौन सी डिवाइस या मेमोरी यूज करते हैं? पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. एंड अगर मेमोरी पूछी जा रही है तो आप सेकेंडरी मेमोरी भी लिख सकते हैं एंड यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड भी लिख सकते हैं. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट डिलीट्स, प्रिवेंट्स एंड रिमूव्स फ्रॉम अ कंप्यूटर. यहाँ पर एक कीवर्ड मिसिंग है. रिमूव्स के बाद वायरस यहाँ पर आएगा. ठीक है. अगर हमें एक ऐसे प्रोग्राम की बात करनी है जो वायरस को डिलीट करता है, कंप्यूटर में आने से बचाता है एंड उसे रिमूव करता है एक कंप्यूटर से, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं एंटीवायरस. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई बिजनेस. ई बिजनेस मतलब जब बिजनेस को ऑनलाइन किया जाए, मींस बिजनेस एक्टिविटीज को इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से किया जाए. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड आपको 5 आंसर करने हैं. सबसे पहले, इन एक्सेल अ फॉर्मूला बिगिंस विद डैश साइन. हम जानते हैं फॉर्मूला इक्वल टू सिंबल के साथ स्टार्ट होता है. देन नेक्स्ट, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब. देन द डैश व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू इन पावर पॉइंट. जब पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू.
देन दिस व्यू इज यूज टू रीअरेंज और रीऑर्डर स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। अगर हमें स्लाइड्स को रीऑर्डर करना है, रीअरेंज करना है, तो हम स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज करते हैं। देन नेक्स्ट, इन MS Excel विच बटन और फीचर इज यूज टू कैलकुलेट सम ऑटोमेटिकली। अगर हमें ऑटोमेटिकली सम को कैलकुलेट करना है, मीन्स हमें कोई फंक्शन अप्लाई नहीं करना एंड कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑटो सम करते हैं, जिसके लिए टूल बार में सिग्मा का सिंबल गिवन होता है। ओके, then what is the default extension of a word file? .doc or .docx. okay, then next question 6, यहाँ पर 6 questions given है and कोई भी 5 आंसर करने हैं। email stands for electronic mail, then Google is a famous search engine, true, then we cannot attach a video file of 6 MB in an email as an attachment, false है, because 6 MB की फाइल तो अटैच कर सकते हैं। then boot virus is a type of computer virus, true, then next what is Trojan horse? ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मालवेयर है, मींस मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, जो अपने आप को एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है, मींस ऐसा दिखाता है कि वो सही है हमारे कंप्यूटर के लिए, बट वो सही नहीं होता, वो मालवेयर होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है कीबोर्ड शॉर्टकट टू अप्लाई जस्टिफाई अलाइनमेंट इन MS वर्ड। जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई करने के लिए Ctrl+J यूज करते हैं। ठीक है, सो अभी तक आपने देखा कितने इजी क्वेश्चंस थे। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे, सो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इजीली अगर आपने ये सैम्पल पेपर अच्छे से कवर कर लिया है और फिर जितने टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो आपने NCERT से पढ़ लिए हैं, तो सो इतना भी सफिशिएंट है। एंड NCERT क्योंकि ज़्यादा बड़ा CBSE स्टडी मटेरियल आपको नहीं गिवन है, सिर्फ 92 पेजेस ही हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप उसको कंप्लीटली पढ़ लें। ओके, देन कमिंग टू सेक्शन बी, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जब आप नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो उस सेक्शन के लिए हेडिंग भी लिखेंगे। देन यहाँ पर हमें सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन है, 5 क्वेश्चंस गिवन है एंड 3 अटेम्प्ट करने हैं। वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स। ओके, देन व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें दूसरे टेक्स्ट के लिए लिंक होता है, मींस अगर आप उस हाइपर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक्ड इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सेस मिल जाएगा। मतलब आपने क्लिक किया लिंक पर और एक न्यू इन्फॉर्मेशन ओपन हो गई जो उससे लिंक्ड थी। सो ऐसे टेक्स्ट को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। ओके, यहाँ पर दोनों डेफिनेशंस गिवन है, आप कोई भी एक मेंशन कर सकते हैं। ओके, then next question, what is the meaning of soft skills? Soft skills are personal qualities that enable effective communication, collaboration and interaction with others. Means हमारी ऐसी पर्सनल क्वालिटीज, मीन्स हमारी खुद की क्वालिटीज जो हमें एनेबल करती हैं कि हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, कोलैबोरेट कर पाएँ एंड इंटरेक्ट कर पाएँ। एंड इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं? कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, एम्पैथी, ये सभी सॉफ्ट स्किल्स हैं। ओके, देन व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी? ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसका एम है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। मींस यहाँ पर हमारा एम है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे। ओके, then it emphasizes sustainable practices and resource conservation, means हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हमारी resources conserved रहें एंड जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज के वो रिड्यूस किए जा सके, ये एम्फेसाइज करती है ग्रीन इकोनॉमी। ओके, देन नेक्स्ट, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में हमें ध्यान रखना है कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, मींस उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके ताकि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। Then it is the ability of an enterprise and an entrepreneur to take risk. Means आपको entrepreneurship करनी है तो आपको रिस्क लेने की एबिलिटी भी सीखनी होगी, आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन मतलब जो खुद से आता है एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर से आता है।
देन इंटरनल मोटिवेशन ज़्यादा टाइम तक सस्टेन करता है बिकॉज ये हमारी पर्सनल वैल्यूज़ का पार्ट बन जाता है। एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन ये टाइम के साथ एंड एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के साथ चला जाता है। जैसे अभी आपके एग्जाम्स हैं तो आप पढ़ रहे हैं, और फिर एग्जाम्स नहीं होंगे तो आप नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है एग्जाम, इसी की वजह से आप मोटिवेटेड हैं कि आप पढ़ रहे हैं। बट एक ऐसा स्टूडेंट जो शुरू से लेकर आखिर तक पूरे साल पढ़ता ही रहता है, एग्जाम्स हो नहीं हो, तो वो इंटरनली मोटिवेटेड है एंड वो एग्जाम्स पर डिपेंडेंट नहीं है कि एग्जाम्स आएंगे तभी पढ़ूंगा, वो पढ़ता ही रहता है क्योंकि वो इंटरनली मोटिवेटेड है। सो प्लीज टेल मी इफ यू आर इंटरनली मोटिवेटेड और एक्सटर्नली मोटिवेटेड। ओके, देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के लिए गिवन है। तो अभी तक हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अब हमें 2 मार्क्स के सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के क्वेश्चंस गिवन है एंड यहाँ पर वर्ड लिमिट अगेन 20 to 30 वर्ड्स है। 5 क्वेश्चंस गिवन है एंड इसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। वन मोर थिंग, जिस तरह से यहाँ पर डिफरेंस के क्वेश्चंस गिवन है तो आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, बट आप इसको टेबल फॉर्मेट में मेंशन करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मींस आप एक टेबल बनाएंगे, उसमें आप एक तरफ हेडिंग मेंशन करेंगे फॉर्मल लेटर्स, देन दूसरी तरफ हेडिंग मेंशन करेंगे इनफॉर्मल लेटर्स, एंड फिर दोनों के लिए 2-2 पॉइंट्स लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं एंड अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, बट इनफॉर्मल लेटर्स कैजुअल होते हैं और पर्सनल होते हैं। देन फॉर्मल लेटर्स ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, मींस ऑफिस के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन इनफॉर्मल लेटर्स पर्सनल पर्पस के लिए होते हैं, लाइक आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को भेजते हैं। डिफाइन द यूज एंड पर्पस ऑफ ऑफिस नोट। ऑफिस नोट यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर इस तरह से भी यूज मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हैं यूज और फिर उसके आगे यूज मेंशन कर सकते हैं। सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब है डिपार्टमेंट्स के बीच एक्सचेंज होंगे या फिर जो ऑफिसर्स इक्वल रैंक के हैं उनके बीच ये नोट्स एक्सचेंज होते हैं। सो ये नोट्स क्यों एक्सचेंज होते हैं, क्यों सर्कुलेट होते हैं? किसी भी प्रपोजल पर दूसरे डिपार्टमेंट से सजेशंस, एडवाइस, व्यूज एंड कमेंट्स लेने के लिए ये नोट्स सर्कुलेट किए जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू ओपन एंड स्टार्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे पावर पॉइंट एंड जब ये सर्च रिजल्ट में दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड वो ओपन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम्स ऑफ एनी 4 ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर क्वेश्चन में ही मेंशन है कि आपको सिर्फ नेम्स मेंशन करने हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ नेम लिखेंगे, डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है। हाफ मार्क फॉर ईच ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नेम। ओके, सो यहाँ पर नेम्स हैं जीमेल, याहू मेल, आउटलुक मेल, जोहो मेल, ये सभी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज मॉडम। मॉडम एक ऐसी डिवाइस है, सबसे पहले मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। सो मॉडम का मतलब है एक ऐसी डिवाइस जो डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करती है एनालॉग डेटा में एंड एनालॉग डेटा को कन्वर्ट करती है डिजिटल डेटा में। सो यहाँ पर डेफिनेशन किस तरह से गिवन है? मॉडम एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी जो फिजिकल मीडियम में ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल है। फिजिकल मीडियम जैसे टेलीफोन लाइंस, केबल टीवी नेटवर्क्स, इनके ट्रांसमिशन के लिए जो फॉर्मेट सूटेबल है लाइक एनालॉग सिग्नल, उसमें कन्वर्ट करती है। ओके, देन 3 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन है। यहाँ पर वर्ड लिमिट है 30 to 50 वर्ड्स। 3 क्वेश्चंस गिवन है एंड आपको कोई भी 2 आंसर करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लाइड लेआउट एंड हाउ इट कैन बी चेंज्ड और फॉर्मेटेड। हमें बताना है स्लाइड लेआउट क्या है, इसके लिए 1 मार्क है, और फिर इसको चेंज कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे करना है, इसके लिए 2 मार्क्स है। ओके, ये कैसे डिसाइड किया हमने कि इसके लिए 1 मार्क है, इसके लिए 2 मार्क्स है? वो तो ऑब्वियस है कि अगर किसी चीज की डेफिनेशन पूछी गई है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में तो वो 1 मार्क की है। ठीक है, एंड फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है। ओके, स्लाइड लेआउट मींस जब हम स्लाइड के डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एक प्रॉपर मैनर में, लाइक
कौन सा टेक्स्ट बॉक्स कहाँ रहेगा, कौन सी इमेज कहाँ रहेगी, चार्ट एंड बाकी कंटेंट कहाँ रहेगा, मीन्स हर चीज़ का हम एक प्रॉपर लेआउट बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लाइड लेआउट। सो पावर पॉइंट डिफरेंट लेआउट्स प्रोवाइड करता है सो दैट हम सारे कंटेंट को एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज कर पाएँ। देन लेआउट चेंज करने के लिए सबसे पहले होम टैब में जाएंगे, इसके बाद स्लाइड्स ग्रुप में लेआउट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमें लेआउट सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे एंड उस पर क्लिक करने के बाद स्लाइड का कंटेंट उसी न्यू लेआउट फॉर्मेट में अरेंज हो जाएगा। ओके, then what are functions in excel? Write names of any two functions with their use. सबसे पहले functions क्या होते हैं? प्री बिल्ट फॉर्मूला, मीन्स हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इक्वल टू सिंबल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करते हैं हमने लिखा है इज इक्वल टू a1 प्लस b1। ठीक है, ये क्या है? ये फॉर्मूला है या फंक्शन है? ये फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑपरेशन स्पेसिफाई किया है कि आपको इन्हें ऐड करना है। बट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन प्री बिल्ट फॉर्मूला होता है, मतलब वहां पर हमें सिर्फ उसका नेम यूज करना है और ऑपरेशन वहां पर पहले से डिटरमाइंड होगा। अगर हमने लिखा है सम तो वो हमेशा गिवन वैल्यूज का सम ही करेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है a1 कॉमा b1, तो यहाँ पर क्योंकि हमने सम फंक्शन को यूज किया है तो वो हमेशा उन दोनों वैल्यूज को ऐड ही करेगा। इसके बाद अगर हम इन्हीं दोनों वैल्यूज के ऊपर एवरेज फंक्शन लगाते हैं तो दोनों वैल्यूज का एवरेज मिल जाएगा। इसका मतलब है कि फंक्शन प्री बिल्ट फॉर्मूला है जिसमें पहले से स्पेसिफाइड है कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन होगा। ओके, सो इससे हमारा कैलकुलेशन का टाइम भी बचता है एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती हैं। सो सबसे पहला फंक्शन है सम, जो सम कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा एंड देन एवरेज, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ब्लॉक स्टाइल और फुली ब्लॉक्ड स्टाइल लेटर्स। ये लेटर स्टाइल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिजनेस करेस्पॉन्डेंस के डिस्प्ले के लिए। इस लेआउट का मतलब है कि यहाँ पर हर एक लाइन लेफ्ट मार्जिन से के अलॉन्ग ही होगी एंड कोई भी पैराग्राफ इंडेंटेड नहीं होगा, कोई हेडिंग सेंटर में नहीं होंगी, हर एक चीज़ लेफ्ट मार्जिन पर ही स्टार्ट होगी। एंड अगर दो पैराग्राफ्स को सेपरेट करना है तो बीच में दो लाइंस ब्लैंक लीव करनी है। ओके, देन 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस गिवन है एंड यहाँ पर 3 अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 4 पॉइंट्स ऑफ राइटिंग एन ऑफिस मेमोरेंडम। 4 पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब हर एक पॉइंट 1 मार्क का है। ओके, सो सबसे पहले हेडर इंक्लूड्स टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट लाइन। टू मतलब जो रेसिपिएंट्स हैं, फ्रॉम मतलब आपका नेम एंड टाइटल, एंड डेट जो करंट डेट है, एंड फिर सब्जेक्ट लाइंस जो भी सब्जेक्ट है वो वहां पर लिखेंगे। देन सेकेंड, ओपनिंग पैराग्राफ, एक सिंगल पैराग्राफ होगा जिसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे, ये बताएंगे कि मेमो का क्या पर्पस है, क्या कंटेक्स्ट है। देन नेक्स्ट, बॉडी, इट कंटेन्स द डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट। सो पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया था और फिर उसके बाद आपको पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल देना है। देन लास्ट, कंक्लूजन, यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है जिसमें जो भी मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको समराइज करने हैं। ओके, एक्सप्लेन द सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कमांड्स इन एक्सेल विद एग्जाम्पल। सॉर्टिंग का मतलब है अरेंजमेंट, मीन्स डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सो जो हमारे पास डेटा है अगर हम उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे उसे हम कहेंगे सॉर्टिंग। जैसे हमारे पास एक लार्ज डेटा सेट है सेल्स रिकॉर्ड्स का एंड हमें देखना है कि सबसे हाईएस्ट सेल्स फिगर क्या है एंड सबसे लोएस्ट सेल्स फिगर क्या है। तो क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट और लोएस्ट की बात हो रही है सो ये हम इजीली असेंडिंग डिसेंडिंग में देख सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे सॉर्ट फंक्शन। देन फिल्टरिंग क्या होता है? फिल्टरिंग मतलब फिल्टर अप्लाई करना, मतलब जो कंडीशन या फिर जो क्राइटेरिया हम स्पेसिफाई कर रहे हैं अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है, ट्रू होता है, उस केस में ही आपको वो डेटा डिस्प्ले करना है एंड जो डेटा उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता उस डेटा को टेम्परेरीली हाइड करना है। ठीक है, जैसे हमें एक लार्ज डेटा सेट में ये देखना है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल्स पर्सन ने कितनी सेल्स की या फिर एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में कितनी सेल्स हुई, तो उसके लिए हम यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर देंगे। ठीक है,
What is PowerPoint presentation? In how many ways a presentation is created? PowerPoint एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। प्रेजेंटेशन में डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं, इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं एंड इसमें हम टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स, एनिमेशन, वीडियोस ये सभी चीज़ें यूज़ करते हैं सो दैट हम प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना पाएँ एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड बना पाएँ। देन कौन से तरीके हैं जिनसे प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है? सबसे पहला, आप एक ब्लैंक स्लाइड ले सकते हैं एंड उसमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कंटेंट ऐड कर सकते हैं। देन आप बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन का मतलब है जो पहले से बने होते हैं एंड इसके लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली वो यूज़ कर सकते हैं। देन इंपोर्टिंग डेटा और कंटेंट मीन्स आप एक्सटर्नल सोर्सेज से भी डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं एंड फिर उसे यूज़ कर सकते हैं स्लाइड्स को बनाने के लिए। देन यूजिंग अ स्लाइड मास्टर मीन्स आप एक मास्टर स्लाइड बना लेंगे एंड फिर उसी की फॉर्मेटिंग बाकी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगी, इस तरह से भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। देन ऑनलाइन टेम्पलेट्स एंड थीम्स मीन्स बिल्ट इन के अलावा भी और भी टेम्पलेट्स होते हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। सो अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है तो आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स एडवांटेजेस के लिए एंड 2 मार्क्स डिसएडवांटेजेस के लिए। सो सबसे पहले ईमेल का एडवांटेज है कम्युनिकेशन हम फास्टली कर पाते हैं। मींस अगर हमारे पास और रेसिपिएंट के पास दोनों के पास इंटरनेट का एक्सेस है तो हम इजीली ईमेल को फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। देन रिकॉर्ड कीपिंग मीन्स हमारे जो भी कन्वर्सेशन ईमेल के थ्रू होते हैं वो सभी रिटन होते हैं। सो इस केस में हम लीगल एंड बिजनेस पर्पस के लिए रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। देन डिसएडवांटेज क्या होता है? सबसे पहला, इंफॉर्मेशन ओवरलोड मीन्स कई बार हमें डेली इतने सारे मेल्स आते हैं कि कई बार इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिस हो जाते हैं एंड हम इंपॉर्टेंट टास्क भी मिस कर देते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से। देन सिक्योरिटी रिस्क मीन्स अगर कभी गलती से आपने किसी स्पैम मेल को ओपन कर दिया एंड किसी गलत लिंक पर क्लिक कर दिया तो आप साइबर क्राइम के विक्टिम भी बन सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्कैनिंग एंड व्हाट आर गुड प्रैक्टिसेस टू यूज इन एंटीवायरस? वायरस स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चेक करता है कि कंप्यूटर में कोई वायरस, वर्म, ट्रोजन, मालवेयर ये सभी चीज़ें तो नहीं है। सो गुड प्रैक्टिसेस टू यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर, यहाँ पर क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए हमने 4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। सो सबसे पहले अगर हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं सो हमें सबसे पहले एक पूरे सिस्टम का स्कैन करना है जिससे कोई भी एग्जिस्टिंग मालवेयर हो तो वो आइडेंटिफाई करके रिमूव कर दिया जाए बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देन हमें रियल टाइम प्रोटेक्शन एनेबल रखनी है बिकॉज इसकी हेल्प से जब भी वायरस आएगा तो वो उसे रिमूव कर देगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देन कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट विद लेटेस्ट वायरस डेफिनेशंस, हमें अपडेट रखना है सो दैट वो वायरस को आइडेंटिफाई कर पाए। एंड स्कैन ऑल ईमेल अटैचमेंट्स और डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट, कोई भी ऐसी फाइल जो हम डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से उसे भी स्कैन करना है। ओके, सो यहाँ पर हमने कंप्लीट सैम्पल पेपर को डिस्कस कर लिया है। आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस थे, काफ़ी इजी थे। ठीक है, एक बार आप ये कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लें, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पीडीएफ भी पढ़नी है। ठीक है, एंड अगर आपके पास उसका टाइम नहीं है तो एक बार आप पीवाईक्यूज देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय एवरीवन।